पहला वो वाले हालात तो नहीं है? ठीक है, मतलब स्टडी के काबिल है, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब मैं कोशिश करूंगी, जी बिल्कुल, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पहला जो सेशन था वो तो बहुत ही खराब, उसमें डिस्टॉर्शन थी, उस वजह से जो है मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकी थी। उन जनरल चीजों को डिस्कस करने के बाद फिर हम अपने लेक्चर पर आते हैं। लेक्चर की भी एक दो चीजें जो है वो रह गई थी डिस्कस करना, वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करने के बाद वी विल बी कमिंग ऑन। ठीक है, तो बेटा जब मैं ऑब्वियसली बात है अगर मेरी स्पेस तेज होगी ना तो इसका मतलब है कि मैं उस चीज को सिर्फ हल्का सा रिवाइज कर रही हूँ, उसके अंदर मुझे डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट। कल वाला जो चैप्टर ओ था उसको मैं एक दफा फिर गो थ्रू करूंगी, आप लोगों से पूछूंगी किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कंफ्यूजन चैप्टर ओ में, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। बिल्कुल अपने क्वेश्चंस नोटेड रखिए, मैं अभी आती हूँ। तो पहले जरा जो जनरल डिस्कशन करनी थी उसके ऊपर हम आ जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का आई होप आप लोगों को एक्सपीरियंस काफी स्मूथ तो है पहले से, और जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बाकी टीचर्स ने भी ऑब्वियसली बात है आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया होगा कि किस तरीके से जो है वो हम क्लास को लेकर चलेंगे, ठीक है? अगेन चेक बॉक्स, अच्छा जी, तो चैट बॉक्सेस में आपको पता है कि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो टाइप कर सकते हैं। यू कैन इवन जो है वो, ठीक है नवीद साहब, नोटेड, यू कैन इवन टर्न योर, मुझे नोटिफाई करने के बाद आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लास का पूरा डेकोरम किस तरह से चलेगा, नॉर्मली मैं लेक्चर के दौरान ही, जिस तरह मैं कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही होती हूँ तो मैं उसके दौरान ही क्वेश्चन ले लेती हूँ कि मैं पूछ लेती हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद कोई सवाल है तो आप पूछे। वैसे भी मैं बोलती भी जाती हूँ तो आप लोग बीच में चैट बॉक्स में अपना टाइप कर सकते हैं, ठीक है? इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ, क्वेश्चंस आप मेरे से हजारों पूछे, लाखों पूछे, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं आपका क्वेश्चन मतलब नहीं पढ़ पाई चैट बॉक्स में तो आपने क्लास के एंड पे लाजमी तौर पे क्वेश्चन रेज करना है, ठीक है? कभी भी आपने ये नहीं समझना कि मैंने आपके सवाल को इग्नोर कर दिया है तो अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगा या पूछूंगी, ठीक है? हो सकता है कि वो मेरे से मिस हो गया हो। क्लास के एंड पे भी आई होप दो क्लासेस गुजर चुकी है, आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। क्लास के एंड पे भी मैं पूछती हूँ हाँ जी सब चीजें क्लियर है, नहीं है तो उसी टाइम फौरन से अपना सवाल पूछ लीजिए। जैसा कल वाली क्लास में मैंने आपको एक आधा कि क्योंकि टाइम खत्म हो गया तो इससे आप अपने क्वेश्चन नोटेड रखिए, मुझसे अगली क्लास में पूछें, ठीक है? मेरे से ग्रुप पे पूछ ले, ग्रुप पे पूछेंगे तो अच्छी बात है, बाकी स्टूडेंट्स भी हो सकता है मेरे से पहले ही जवाब देते, मैं फिर उस सवाल के जवाब को वेट जरूर करूंगी कि हाँ जी ये जवाब ठीक है, नहीं ऑब्वियसली बात है किसी स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया होगा तो आई विल क्लैरिफाई दैट, ठीक है? पैड की जो बुक है वो 7th एडिशन इज इन प्रोसेस राइट नाउ, प्रिंटिंग में है। मुझे ये बताया गया है पैड की तरफ से कि नेक्स्ट वीक जो है वो 7th एडिशन आ जाएगा, ठीक है? तो those of you who haven't purchased पैड की बुक प्लीज वेट फॉर another week. इन द मीन टाइम मेरे पास भी सॉफ्ट में 6th एडिशन ही है, जो मैं अपलोड कर रही हूँ ना वो 6th एडिशन ही है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है जनाब? 6th एडिशन है वो जो है वो मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ, जैसे मेरे पास भी इस बात का ख्याल रखिएगा। आप मेरे से सवाल छोड़ना नहीं है, मेरे क्लासेस स्पीकर्स होते हैं, ठीक है? और का माइक प्लीज अपने माइक चेक करते रहिए, ऑन बटन दबाएंगे तो ऑन होता है, तो प्लीज अवॉइड करें जो है वो ऑन करना, ठीक है? क्योंकि उससे फिर डिस्टॉर्शन हो जाती है और ज्यादा। तो सवालों का फॉर्मेट, सवाल पूछने का फॉर्मेट ऐसा कोई भी नहीं है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर मैंने ड्यूरिंग द क्लास आपके सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप क्लास के एंड पे जरूर पूछिए, ग्रुप पे जरूर पूछिए, ठीक है? कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना है उसके ऊपर आप लोगों ने बराए मेहरबानी पॉलिटिकल,
रिलीजियस डिस्कशंस, कंट्रोवर्शियल डिस्कशंस अवॉइड करनी है, ठीक है। अवॉइड क्या करनी है, और एंटायरली आप समझे बैंड ही है, ठीक है। मिस मारिया ने भी मिस मारिया नहीं मिस फरा ने भी पहले जो है वो रूल्स आपको बताए होंगे, ठीक है। ग्रुप पेज की जो डेकोरम है उसको आपने मेंटेन रखना है। इफ यू वांट टू बेनिफिट फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू फॉलो द रूल्स, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट होना इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। जिन लोगों ने पहले बैक एसक्यूएल से क्लासेस ली हैं, दे हैव एन आइडिया, ठीक है। आप लोग डिस्कशंस उस पे करते हैं, एकेडमिक डिस्कशंस करते हैं। अच्छा जी, एक दूसरे के सवालों पे कमेंट करना जो है वो SOL ठीक है, स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। अच्छा जी, आप लोगों ने कमेंट्स करने से भी अवॉइड करना है, ठीक है। वो इमोजीज भेज रहे होते हैं एक दूसरे के सवालों जवाबों पर, वैसे कमेंट कर रहे होते हैं, तो प्लीज गैर जरूरी रिप्लाई, गैर जरूरी कमेंट से अवॉइड करना है आपने, क्योंकि उससे ये भी होता है कि भाई मैं देखती हूँ यदि 100 मैसेजेस की नोटिफिकेशन आए हुए होते हैं व्हेन आई चेक माय फोन लेटर इन द डे, राइट। और जब वो कन्वर्सेशन पढ़ो तो उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हो रही होती, यही चल रहा होता है, अच्छा जी थैंक यू, यू वेलकम, वही आगे कंटिन्यू हो रहा होता है, ठीक है। तो जी काइंडली इसको भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है। वो अगर किसी ने रिप्लाई कर दिया ओके थैंक यू के बाद दूसरा बंदा रिप्लाई ना करे, यू आर वेलकम, आगे जाके आप कोई और सवाल तो नहीं है, ठीक है। प्लीज इस चीज से अवॉइड करें अननेसेसरी मैसेजेस, unnecessary notifications. It's very sometimes very annoying when you check your conversation and you find out that there's nothing important in it, ठीक है। तो इसको आपने strictly for academic purposes ही रखना है, ठीक है जनाब। ये सारी चीजें हो गई। कोई मेरे से आप लोग प्राइवेटली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर इस ग्रुप में मैंने फर्स्ट क्लास में शेयर भी कर दिया था, ठीक है। प्राइवेटली आप मेरे से सवाल पूछना चाहें, बट आई इंकरेज कि आप ग्रुप पे सवाल पूछें, ताकि वो हो सकता है कि वो इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज हो, अच्छी चीज हो कि वो सारे स्टूडेंट्स उससे फिर फायदा उठाएं, ठीक है। इसके अलावा किसी एक स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली ग्रिड भी शेयर की थी, ठीक है। सही है, गुड हो गया। इस तरह की एकेडमिक आपको जो सी भी चीज मिले आप जरूर शेयर करें। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि उनको चीजें जब इम्पोर्टेंट है, मतलब और भी प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है तो वो कहते हैं कि बस ये तो मैंने अपने पास ही रखना है ना, मैं ही सिर्फ इसका फायदा उठाऊंगा या फायदा उठाऊंगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो मोर यू शेयर द मोर यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। इस ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको कोई चीज मिली है, कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप दूसरों से आगे जाने के लिए उसको शेयर ही ना करें कि जिससे दूसरों को पता ना चले, बाकी सब फेल हो जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग शेयर करें दूसरों के साथ भी। यू गाइस आर ऑल जो है वो क्लासमेट, तो आप लोगों को चाहिए कि आप एक दूसरे को हेल्प आउट करो, ठीक है, इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, सही है जनाब। तो शेयरिंग आपने जरूर करनी है, कोई भी आपको अच्छी चीज मिले ग्रुप में शेयर करें या मुझसे पहले शेयर करें, मैं उसको चेक करने के बाद आई शेयर इट इन द ग्रुप माय सेल्फ, ठीक है। चलें जी, इसके अलावा जो है ऑनलाइन का सेटअप इंशाल्लाह जिन स्टूडेंट्स का पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस का, आपको इंशाल्लाह समझ आ भी गया होगा। दूसरी क्लासेस आप लोग की वैसे भी एक हफ्ते पहले स्टार्ट हो गई थी CMAC से, राइट। तो इंशाल्लाह ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता, अब जिसमें ये वी आर ऑल रिलायंट ऑन टेक्नोलॉजी, राइट। तो थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, आते भी हैं, दूसरी क्लासेस में भी आते हैं हम लोग को डिस्टॉर्शन वगैरह के। तो जैसा मैं थोड़ी सी बाउंड हूँ, आई एम नॉट इन द कंट्री राइट नाउ, तो मैं अपने लैपटॉप के जो प्रॉब्लम्स है मैं उस तरह से रेगुलरली सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, एटलीस्ट टिल नवंबर, ठीक है। नवंबर के बाद इंशाल्लाह तो कोई, मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इससे पहले सेशंस में इतना कोई मसला हुआ नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है या लैपटॉप इशू कर रहा है, ठीक है। तो अब ये है कि मैं खुद भी बड़ी परेशान हो गई हूँ कि इस तरह तो हर रोज मैं जो यहाँ के मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ता है फॉर योर क्लास, 3 घंटे का डिफरेंस है। तो आप लोगों के 10 बजे का मतलब है कि आई हैव टू वेक अप एट फजर के बाद मैं सोती नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सीन यहाँ पर है, तो मैं भी यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, नो वरीज, आप फिक्र ना करें। अल्लाह ना करे कि 1 महीने तक क्लास ऐसे हो। मैं आपको वही कह रही हूँ कि आई वर्क समथिंग आउट विद द मैनेजमेंट, ठीक है। कुछ हम वर्कआउट करते, अच्छा मैं दूर भी इतना ज्यादा है ना कि मैं मतलब नया लैपटॉप मंगा भी नहीं सकती पाकिस्तान से, कस्टम ड्यूटी का चेक करना पड़ेगा, भी कस्टम पता चले जितने का लैपटॉप नहीं उतने इससे ज्यादा चीज है वो हमें ड्यूटी पर रहती है। तो उसका कुछ वर्कआउट करते हैं, फिर समबडी कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान आई वर्क समथिंग आउट कि वो कोई लैपटॉप जो है वो बैठ के यूज करके मैं मंगवा लूँ, ठीक है। तो इन द मीन टाइम मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ही कोई गया गुजरा अभी चलती है क्लास, ठीक है। काफी हद तक नॉर्मलाइज है, समझ आ रही है आप लोगों को। कोई चीज मिस आउट हो जाएगी प्लीज आस्क मी टू रिपीट। आप मुझे जितनी दफा बोलेंगे मैं रिपीट करूंगी। हाँ, जैसा
कल क्लास में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने उन सवालों का जवाब अभी दे दिया तो फिर ये कि मेरा जो मेन जो लेक्चर है वो उसके ऊपर आने में मुझे टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा थी कि मैं आपके साथ ये एंड पे सवाल के जवाब दूंगी। तो कुछ सवालों के जवाब मैं फौरन दे दूंगी, कुछ सवालों के जवाब मैं डेफर कर दूंगी। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो ये है कि वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है कि मैं उसको उस टाइम पे जवाब दूं, ठीक है, तो सेव टाइम आई माइट डेफर इट। या नंबर 2 दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है मैंने अगले 5-10-15 मिनट या अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी कि भाई ये वाला सवाल अभी मैं आपका आंसर नहीं करी क्योंकि ये इस हफ्ते हमने इस चीज को अल्टीमेटली पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो दूसरी बात बस हो गई, ये दोनों चीजें थी, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है साहब। तो कल हम लोगों ने रिवाइज किया था बेसिकली, उसमें ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं चीजें जी जनाब मैं हबीबा कीजिए। ये जो है ना आप बस लिख दिया करें जो भी बात करनी हो, जो भी क्वेश्चन करना हो, ठीक है। मैंने साथ में चैट बॉक्स भी खोला हुआ होता है, तो सस्पेंस मुझे बड़ा क्रिएट हो जाता है। एक बात करनी थी, एक क्वेश्चन था, जल्दी से कर दिया करें। अच्छा, ये अटेंडेंस वाली जो इश्यूज है ना, काइंडली ये मैं नहीं रिजॉल्व करती, ये आप बैच मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। मेरा ये वो नहीं है, मुझे पता भी नहीं है किस तरीके से आप लोग जो है वो जी पहले हम चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। ये मतलब बेसिकली रिवीजन हम लोग अभी कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे याद आया था कि नवीद साहब का मेरे ख्याल से क्वेश्चन था। अच्छा जी अहमद, मैं आपके सवाल के ऊपर आती हूँ। मैं जरा इस स्टार्ट से मैं कहती हूँ, नवीद साहब का सवाल ये था कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था ये प्रिसिजन के बारे में, रिपोर्टिंग टाइमिंग, राइट? ठीक है, रिपोर्टिंग टाइमिंग का समझ में आ गया। देखिए रिपोर्टिंग अगर आप देखें ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो रिपोर्टिंग होती है, या तो वो क्वार्टरली बेसिस पे हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब अगर हम सबसे छोटे पीरियड पे भी चले जाएं कि जिसकी अकाउंट्स बनते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता रही हूँ, तो वो क्वार्टरली अकाउंट सबसे छोटे पीरियड के वही बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 मंथली बनते हैं या फिर एनुअल बनते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट अकाउंटिंग, अब आप ये समझे ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने जिस तरह से भी खेलना है आप खेल सकते हैं, क्योंकि ये सारा इंटरनल रिपोर्टिंग है। इसमें आपने किसी एक्सटर्नल पार्टी को, किसी रूल को, किसी स्टैंडर्ड को फॉलो तो करना नहीं है ना, किसी रेगुलेशन को तो ऐसे फॉलो करना नहीं है। तो आप चाहें तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग जो है वो अपनी मैनेजमेंट को करवा कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, ऑन एन आवरली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, व्हाटसोएवर, जिस तरीके से भी डिपार्टमेंट वाइज पूरी कंपनी, मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पूरी कंपनी को एज अ होल तो देखते नहीं, हम इनफैक्ट ब्रेक करके उसको देखते हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज जाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज के अंदर भी हम घुस जाते हैं, हम कहते हैं प्रोडक्ट वाइज भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी वेज इन विच यू कैन रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो थी वो थी प्रिसिजन की। तो कल मैंने ये बात मेंशन की थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो भी अभी तक आप लोगों ने कितने एस्टिमेट्स पढ़े, कितनी चीजें पढ़ी जिसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, है ना, एक बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, उसमें आपका एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है किस चीज के लिए, प्रोविजन बुक करने के लिए, राइट। इसके अलावा डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन में भी एस्टिमेट। तो सो फार द ओनली 2 थिंग्स, आई थिंक इसके अलावा कोई और एस्टिमेट है भी नहीं, है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा। तो so far the only 2 things that you've studied in financial accounting that involves estimates rather than exact information is just exactly obsolete copy, right? तो सिर्फ ये 2 चीजें हैं। डेप्रिसिएशन में आ जाता है डिस्पोजल का जो एस्टिमेट है ना, वो डेप्रिसिएशन के पार्ट में जाता है इसका, ठीक है। तो यही चीजें, बाकी सारी चीजें क्या होती है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने अपने कस्टमर को कितनी अमाउंट सेल की, कितना इन्वेंट्री सेल की, कितने अमाउंट वर्थ ऑफ इन्वेंट्री सेल की, दैट इज एन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 1.5 लाख है तो 1.5 लाख ही आपने बुक किया, ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट। आपने जो है वो कितनी अमाउंट बिजली का बिल इनकर किया, दैट इज एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिसिजन जो है, देयर इज मोर एम्फेसिस ऑन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेरी लेस, मतलब है एम्फेसिस ऑन एस्टिमेट, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग तो आप समझे
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो आपको नजर ही ज्यादा जो है वो एस्टिमेट नजर आएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी टॉक अबाउट पास्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो वैसे ही जो है वो आपकी एग्जैक्ट हुई भी होती है, कंफर्म फिगर्स होती हैं आपकी, है ना। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जैक्ट इस तरह बजटिंग हो गई, उसमें आपको फोरकास्ट इन्वॉल्व करनी पड़ती है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कम होगा। ठीक है जनाब, नवीद साहब क्लियर होगी बात? नीचे आते हैं, नहीं क्लियर हुई तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर हम आते हैं जो हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, मैं जरा इसको रिपीट कर देती हूँ कि मुझे लगता है कि इसमें अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। जब हम अपने पूरे बिजनेस को देखते हैं, ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, आपने क्लास ली थी अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी इशू हो रहा है? अब ठीक है। अच्छा जी, एक काम मैं करती हूँ, मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद में बोलूंगी। हाउ अबाउट दैट? ठीक है। ये मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स है, अब जैसा कैंटीन भी है, उस पर्टिकुलर हमारी बिजनेस के अंदर कैंटीन भी ऑपरेट हो रही है। देयर इज अ सेल्स डिपार्टमेंट, देयर इज अ परचेजिंग डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर, जो मैंने आप लोगों से कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर के ऊपर भी अभी डिस्कशन जो है वो थोड़ी रहती है, प्रॉफिट सेंटर ये बात हो रही है। हम अपने पूरे बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनमें से कुछ को क्लासिफाई करेंगे एज कॉस्ट सेंटर, कुछ को रेवेन्यू सेंटर, कुछ को प्रॉफिट सेंटर, कुछ को इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही आपको इनकर करके दे रहे हैं। ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। क्लियर होगी बात? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, अभी ऑडिट डिपार्टमेंट ले लें। ठीक है, ऑडिट डिपार्टमेंट में क्या है, ऑडिट डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही इनकर हो रही है। ऑडिट डिपार्टमेंट इन इटसेल्फ आपको कोई कमाई करके तो दे नहीं रहा, तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, और वो क्या है, या तो कॉस्ट सेंटर है, ज्यादा से ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट सेंटर भी उसके ऊपर इतना नहीं बनता, इन्वेस्टमेंट सेंटर के ऊपर अभी हम आते हैं। ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर, तो हम उस डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे कि वो हमारा कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, इसी तरह से कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर हम रेवेन्यू सेंटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे रेवेन्यू सेंटर्स हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स आपको कमाई करके दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये है क्यों मेजर करेंगे परफॉर्मेंस, अब ये तो आप खुद ही जवाब देना है इस बात का। परफॉर्मेंस मेजर नहीं करनी है आपने अपने डिपार्टमेंट्स की, कौन से डिपार्टमेंट के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर हम शॉप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले, अपने बिजनेस को एनालिसिस करें, तो हम शॉप्स का भी इसी तरह से करेंगे कि भाई कौन सी शॉप से ज्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है। ठीक है, तो रेवेन्यू को सेंटर अगर हम किसी को एलोकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमें पैसे भी कमा के दे रहा है, उसमें हम कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे ना, और फिर हम उसमें देखेंगे भाई कौन सा जो है हमारा डिपार्टमेंट, कौन सा हमारा एलिमेंट जो है वो ज्यादा रेवेन्यू हमें कमा के दे रहा है। एग्जैक्टली, है ना, कौन सी किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस हमारे सेंस में ज्यादा है। ठीक है, फिर प्रॉफिट सेंटर, अगेन प्रॉफिट सेंटर हम ऐसे डिपार्टमेंट को जहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों वो हमें कमा के भी दे रहा है और इनकर भी हो रही है कॉस्ट, हम उसके ऊपर प्रॉफिट सेंटर वाला सिचुएशन भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट सेंटर है, इन डिपार्टमेंट्स का, इन एरियाज का, इन सेगमेंट की हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड। ठीक है,
प्रॉफिट और रेवेन्यू सेंटर में क्या फर्क है? जब हम रेवेन्यू सेंटर बोलते हैं तो रेवेन्यू सेंटर ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिनकी हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू ओनली। वो खर्चा कितना इनकर कर रहे हैं उसको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। अगर हम प्रॉफिट सेंटर की बात करें तो प्रॉफिट सेंटर्स में हम उनके मुनाफे को देख रहे थे, यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो अमाउंट आती है उसके बेसिस पे हम उन सेगमेंट्स को जज कर रहे होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब सेल्स होगा, सिर्फ सेल्स होगा, कॉस्ट नहीं होगी। प्रॉफिट मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, अब बात समझ आई? हाँ, एक ही बेसिस कोई सा भी लेंगे फिर मोहसिन, फिर आप उसको आप शॉप्स की परफॉर्मेंस या तो आप कॉस्ट सेंटर के बेस, क्योंकि वो प्रॉफिट सेंटर है ना। अब शॉप्स ऐसी हैं, दुकानें ऐसी हैं कि तो रेवेन्यू भी अर्न हो रहा है, कॉस्ट भी अर्न हो रहा है, प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है, राइट। तो आप उधर कॉस्ट सेंटर हो सकता है, आप अपनी शॉप्स को कॉस्ट सेंटर ही बनाओ, सारी शॉप्स को फिर आप कॉस्ट सेंटर बनाओ और उनके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस जज करो, या आप उन शॉप्स को रेवेन्यू सेंटर बना लो और उनके बेसिस पे उनकी जज करो, या उनको प्रॉफिट सेंटर बना लो, या इवन आप इन्वेस्टमेंट सेंटर भी बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट सेंटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं पहले लिखूंगी, नहीं इसका इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, बस अब आप कॉन्सेप्ट ही बिल्ड करें। अभी जब हम सवालों पर आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसका सवाल आएगा नहीं आएगा, किस तरीके से आएगा। अच्छा जी, अहमद खलीद, आपके सवाल का जवाब मैं अभी देती हूँ। पहले हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट सेंटर पर आते हैं। ठीक है बेटा, हम एक से ज्यादा की परफॉर्मेंस, उसकी भी हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर एक ही है तो उसकी भी परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन फिर आप कंपेयर किससे करेंगे, ये बात है ना। एक से ज्यादा ही होते हैं वैसे। ठीक है, चलें जी, अब हम जरा आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है व्हेन यू जज द परफॉर्मेंस of some segment of some department on the basis of return on investment. ठीक है, ये भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। अगर आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट जज कर रहे हैं, इस केस में आपकी जजमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो वो पर्टिकुलर कहलाएगा आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर। उसका मतलब क्या हुआ? ठीक है जनाब, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास दो शॉप्स हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है क्लियर ना, अगर मैं साथ साथ लिखती रहूँ? जी बिल्कुल। अब हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन से गुरेज कीजिए। ठीक है, ये डेफिनेशन आई एम श्योर से बहुत सारे लोगों को सिस्टम के ऊपर से गुजर गई होगी। वेरी गुड मोहसिन, बिल्कुल सही। नहीं जनाब, ये वाली चीज अपलोडेड है और ये सारा लेक्चर है मेरा, जो मैं हर चीज आप लोगों को मतलब बोल भी रही हूँ, वो हर चीज लिखी भी तो नहीं है ना। ये आप लोगों का काम है नोटिंग करना अपने रजिस्टर्स में, तो जल्दी जल्दी से नोटिंग करें, स्क्रीनशॉट्स मत लिया करें, लिखने की आदत बनाएं। हाँ, ये चीज तो अपलोडेड है, आप चेक तो करें एलएमएस। ये मैंने चैप्टर ओ अपलोड कर दिया है एलएमएस के ऊपर। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अभी भी मेरे पास भी सिर्फ 6th एडिशन है। 7th एडिशन आएगा तो वो मैं देखूंगी, फिर उसके बाद वो फिर हम इंशाल्लाह अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलें जी, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास दो शॉप्स है। शॉप ए की जो सेल्स है वो 1000 है और शॉप ए की जो कॉस्ट है वो 600 है। यानी कि शॉप ए आपको प्रॉफिट कितना कमा के दे रही है? वो प्रॉफिट कमा के दे रही है 400 रुपए का। ठीक है, शॉप बी ऑन द अदर हैंड, उसकी सेल्स है 1500 और उसकी जो सारी जो कॉस्ट इंकर्ड है वो है 1200। तो शॉप बी जो है वो आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है 300, राइट। अब एट अ ग्लांस अगर हम देखें तो हम परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि शॉप ए एंड शॉप बी इन दिस सिनेरियो हम इन्वेस्टमेंट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, ठीक है,
तो प्रॉफिट सेंटर अगर हम बनाते हैं तो प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से तो शॉप ए हमारा बेटर परफॉर्म कर रहा है ना. इफ वी कॉल शॉप ए एंड शॉप बी आर प्रॉफिट सेंटर्स, तो हम कहेंगे कि जी ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो शॉप ए हमारा बेटर परफॉर्मिंग है. अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट सेंटर की, एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर अगर हम इनको बना दें तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन होगा. तो लेट्स अज्यूम कि हमने कैपिटल लगाया हुआ है शॉप ए पे 2000 रुपीज का और शॉप बी पे कैपिटल लगाया हुआ है 1000 रुपीज का. अब हमारे पास स्टोरी जो है ना, एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. अब हमारे पास जो स्टोरी है ना वो चेंज हो जाता है. व्हाट इज ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना. अब जब हम रिटर्न सिंपल तरीके से जब निकालते हैं, 400 रुपए का प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग 2000 रुपीज, यानी कि आपका रिटर्न है 20% के हिसाब से. यही है ना. ऑन द अदर हैंड जब हम इसका ROCE निकालते हैं तो दैट इज 30%. तो ऑन द बेसिस अगर हम शॉप ए और शॉप बी को अपना इन्वेस्टमेंट सेंटर कहते हैं तो हम कहेंगे कि जी 30%, ये मैं क्वेश्चन में दे रही हूँ आपको कि कैपिटल इतना लगाया हुआ है. ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है. आपने सिर्फ ये कंप्यूट करके आपने कहा कि जी ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर हम लोग शॉप ए और शॉप बी को अपना इन्वेस्टमेंट सेंटर कह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट सेंटर है तो हम लोग इसकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरीथिंग एल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, कहीं से कैलकुलेट नहीं किया. इज दैट क्लियर? ये एग्जांपल है, ठीक है. बात समझ आ गई. तो ये आपके पास सिचुएशन बनती है इन्वेस्टमेंट सेंटर की. तो जाहिर सी बात है कि जो सा बेहतर आपको रिटर्न दे रहा है वो आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. नहीं, रेशियोज रिवाइज नहीं करने होंगे. ये कैसे कैलकुलेट हुआ? प्रॉफिट ओवर कैपिटल. ठीक है, चले. अच्छा जी, सवाल किसी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी था, वो जरा दोबारा लिख दें, मैं फिर रीड करके उसको कर देती हूँ. जल्दी से लिखते हैं. डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का. हाउ डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंडीशंस. अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट कॉस्ट कैसे है? पहली बात तो ये कि आप ये बात आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड कितने घंटे लगे हैं उस पर्टिकुलर यूनिट को बनाने के. यू कैन जज दैट, राइट. आप ये जज कर सकते हो कि मेरा जो असेंबली लाइन का वर्कर है, जो मेरी असेंबली लाइन पे खड़ा हुआ है, जो मेरा जिसको मैं डायरेक्ट लेबर कह रही हूँ, वो कितना घंटा लगा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर. तो मैं आराम से उसकी पर यूनिट की कॉस्ट भी निकाल सकती हूँ, है ना. कि अगर वो 2 घंटे लगा रहा है एक यूनिट के ऊपर ऑन एन एवरेज, तो इसका मतलब है अगर मैं उसको 200 रुपए पर घंटा दे रही हूँ तो एक यूनिट के ऊपर उसका कितना चार्ज हो गया मैं कैलकुलेट कर सकूंगी. फिर हम ये चीज देखते हैं कि लेबर के जो एक्सपेंस है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, आई मीन अदर देन डायरेक्ट लेबर, वो उसकी ही अमाउंट आपको नजर आएगी कि दैट इज सिग्निफिकेंट विद रिगार्ड टू टोटल कॉस्ट एज वेल, है ना. ये बात भी आपको अंडरस्टूड है, ये बात समझ में आती है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट होगा, एक तो उसके मटेरियल की कॉस्ट होगी, दूसरा उसका लेबर की कॉस्ट होगी, है ना. बाकी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उनकी सिग्निफिकेंटली लोअर अमाउंट होगी, इसीलिए उन सबको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कह देते हैं. ठीक है ना, बात समझ आ गई. उस यूनिट की कॉस्ट नहीं, हाँ आप टोटल यूनिट की कॉस्ट देखोगे कि एक यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है. पर यूनिट के हिसाब से चले, टोटल के हिसाब से चले, मर्जी आपकी, ठीक है. एक यूनिट की फॉर एग्जांपल टोटल जो कॉस्ट आप कह रहे हो ना, टोटल जो खर्चा आता है उसको बनाने में वो आता है 2000 रुपए, ठीक है. जिसमें से हम ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट मटेरियल है ना वो है फॉर एग्जांपल 800 रुपए डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है. अच्छा, 500 रुपए जो है वो डायरेक्ट लेबर है, वो लेबर की कॉस्ट आ जाती है, और अदर एक्सपेंसेस जो है ना वो रिमेनिंग है. तो आप खुद ही देख लें, सिग्निफिकेंट एलिमेंट एक बन गया, ठीक है. 700, ये तो शायद दूसरी चीज आ जाती है, फिर मिसलेनियस में भी मुख्तलिफ चीजें हैं, तो अगर हम इंडिविजुअली उनको देखें तो वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं बनती, ठीक है. ये तो टोटलिटी में मिसलेनियस ले रही ना, इसलिए आपको सिग्निफिकेंट थोड़ा से करा, ठीक है जनाब. तो इस वजह से डायरेक्ट लेबर आपका. चलें जी, इसके अलावा ये चीज हमने देखी थी. फिर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर हमने डिस्कशन की.
हल्की फुल्की। फिर हम आ गए थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर, है ना। अब इसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जरूर इसको टच करना चाहिए। डिस्काउंट का आई होप आप सबको बात क्लियर होगी। डिस्काउंट्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं दो किस्म के, है ना। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे वो मेंशन नहीं हुआ होगा डिस्काउंट, ठीक है। कौन कौन से डिस्काउंट होते हैं? देयर आर ट्रेड डिस्काउंट एंड देयर आर कैश और सेटलमेंट डिस्काउंट, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट को बल्क डिस्काउंट भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हो गया, बल्क डिस्काउंट हो गया। ये क्यों, किस टाइम पे आप बेसिकली इसको क्या कहते हैं, नेगोशिएट करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, है ना। और ये आप करते हैं बिकॉज ऑफ योर ट्रेडिंग। आप बिजनेस कर रहे हो किसी सप्लायर से, आपको पता है कि जी आपके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं उस सप्लायर के साथ, तो आप उस सप्लायर को कहते हैं कि जी अब हमारा बिजनेस इतना एस्टैब्लिश हो गया, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इतना एस्टैब्लिश हो गया, तो यू शुड स्टार्ट गिविंग अस सम डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो उसका ताल्लुक पेमेंट पैटर्न से नहीं, उसका ताल्लुक परचेजिंग पैटर्न से होता है, ठीक है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। नॉट रिकॉर्डेड का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल उसकी जो उस पर्टिकुलर आइटम की जो लिस्ट प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, वो है लगते 120 रुपए, ठीक है। और आपको हर यूनिट के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है फॉर एग्जांपल 20 रुपीज का, यानी कि आपको वो अल्टीमेटली आइटम पड़ रहा है 100 रुपए का, तो आपने बुक में रिकॉर्डिंग करनी है, जो डबल एंट्री पास करनी है परचेज की, वो आपने पास करनी है 100 रुपए के हिसाब से, ना 120 को आपने कुछ कंसिडर करना है, ना आपने 20 को कंसिडर करना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आपने 100 रुपीज को लेना है, तो ना आपका ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, ना आपका ओरिजिनल लिस्ट प्राइस रिकॉर्ड होगी। ऑन दी अदर हैंड कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट, ये मैं पहले लिख लूं फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। किस तरह से रिकॉर्ड होता है, ये आप इंट्रो में भी पढ़ चुके हैं, FR 1 में भी पढ़ चुके हैं। मुझे आई एम अज्यूमिंग किसी को रिवाइज तो नहीं करना ही है। ठीक है, गुड हो गया। मोहसिन साहब का सवाल क्या है, चाहे ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए ना हो, स्पेसिफिक रीजन के लिए रिलेशन की वजह से। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये थोड़ी देखना है कि बाकी कस्टमर्स को मिल रहा है नहीं मिल रहा। यू डोंट हैव टू डू दैट। कैश या बल्क में बताती हूँ, ठीक है। अगर तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है फॉर पेइंग बिकॉज यू पेड इन टाइम या बिफोर टाइम, दैट इज योर सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, ठीक है। ठीक है जनाब, अगर आपने पेमेंट टाइम पे, अच्छा अगर डिस्काउंट का मिलना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप पेमेंट टाइम पे कर रहे हो या नहीं कर रहे, पेमेंट कब करते हो, तो फिर वो सीधा सीधा अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है, वो सेटलमेंट डिस्काउंट है, वो कैश डिस्काउंट है। वो इसलिए आपको नहीं मिल रहा क्योंकि आपने परचेजिंग ज्यादा की है, कम की, आपका रिलेशनशिप कैसा है सप्लायर के साथ, उसका ताल्लुक किससे, उसका ताल्लुक आपकी पेमेंट की एबिलिटी की वजह से है, ठीक है, पेमेंट की टाइमिंग की वजह से। तो वो आपका कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट होगा। क्यों इस तरह करते हैं, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स एंड दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, हल्का सा सिर्फ बता रही हूँ। ये वजह है कि भाई आपने पहली ट्रांजैक्शन जो है वो बुक कर ली हुई है, आपने अपना परचेज बुक कर लिया 100 रुपए का, ठीक है, ये हिस्टोरिकली आप कर चुके हैं, महीना पहले, साल पहले ये इसकी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। 100 रुपए पे आपने वो एसेट खरीदते हुए दिखा दिया। अब आपको खरीदते हुए तो नहीं पता था कि मुझे अर्ली पेमेंट डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ टाइम पे या नहीं कर सकता, राइट। तो आपने बुकिंग करनी है किसके ऊपर, 100 रुपए के ऊपर ही, ठीक है। अब आगे जाके आपको फर्दर 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है अर्ली पेमेंट के हिसाब से, तो वो आपकी या तो इनकम है ना, या फिर आपका आपको अगर मिल रहा है तो जाहिर आपकी इनकम होगी, वो आपकी अदर इनकम का पार्ट बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, एग्जैक्टली अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट। अब आप लोगों को पता है कि देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन। आप SOCI में जब आप आते हैं तो SOCI में आपके पास मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं एक्सपेंसेस की, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस। मुझे ये बात बताइए, मैं अगर आपको ये कहूँ
कोई डिस्काउंट अलाउड है? ठीक है, डिस्काउंट आप अलाउ भी कर सकते हैं, आपको मिल भी सकता है। ये किस में चार्ज होगा? डिस्काउंट अलाउड आपने अपने कस्टमर को दिया। पहले मुझे डिस्काउंट अलाउड का बताइए। अवैस कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक्सपेंस तो है। अवैस कौन सा एक्सपेंस? हबीबा, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस। कौन से हेडिंग में जाएगा? सीओजीएस में, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस में? सेलिंग में। अच्छा जी, मुझे बात बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कौन सी कॉस्ट आती है? पहले तो हम इस चीज को क्लेरिफाई कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या कॉस्ट आती है? कौन सी कॉस्ट आती है? पहली बात तो ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस तो आते नहीं है। वो एक्सपेंसेस जो आपको सेल करने के लिए इनकर करने हैं ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट इन अदर वर्ड्स आएंगी सारी, है ना। वो कॉस्ट जो कि आपने उन आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकर किए जिनको आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया। सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? तो क्या डिस्काउंट अलाउड इज रिलेटेड टू दैट? जो आपने अपने कस्टमर्स को, अपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया क्योंकि उन्होंने टाइमली पेमेंट की है, क्या वो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट अलाउड के लिए सीओजीएस तो नहीं हुआ। अच्छा, व्हाट अबाउट सेलिंग कॉस्ट? ये कौन सी, क्या डिस्काउंट अलाउड सेलिंग कॉस्ट के अंडर आएगा? अब सेलिंग कॉस्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है। जज करें ना खुद ही। सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? सेलिंग एक्सपेंसेस में तो वो एक्सपेंसेस आने चाहिए जो कि आपने इनकर किए थे इन ऑर्डर टू मेक द सेल। अच्छा, क्या डिस्काउंट अलाउड वाज incurred to make the sale? नहीं, है ना। सेलिंग एक्सपेंस में तो वो एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा लोगों के कमीशन वगैरह आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आ जाती है। तो सेलिंग एक्सपेंस में थोड़ी है ये। डिस्काउंट देते हैं नहीं देते उसका तो ताल्लुक होता है कि हमारे डेटर ने टाइमली पेमेंट की है नहीं की, ठीक है। एग्जैक्टली। तो हमारे पास फिर दो कॉस्ट बचते हैं, या तो एडमिन बचता है या फाइनेंस बचता है। कुछ लोग इसको फाइनेंस कॉस्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं, कुछ लोग उसको एडमिन में कर लेते हैं। तो मोर अप्रोप्रिएट आर दीज टू हेड्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। ये बात क्लियर हो गई। एटलीस्ट ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि डिस्काउंट अलाउड के केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वॉल्व नहीं है, जो कि हमारा बेसिकली चैप्टर अभी चल रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली। फाइनेंस में इंटरेस्ट मार्कअप वगैरह आता है, मैं भी ज्यादातर इसी के हक में हूँ कि एडमिन में ये क्लासिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये दिस इज एन एडमिन कॉस्ट कि आपने बेसिकली ये डेटर्स से जो आपका डीलिंग होता है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, तो ये आपका इसमें ही क्लासिफाई होना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है जी। अच्छा जी, डिस्काउंट रिसीव्ड तो बड़ा आसान है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि एटलीस्ट सेल्स में क्लासिफाई नहीं होगी, ये आपके अदर इनकम, ठीक है। और अदर इनकम का हम देखते हैं कि कोई एज सच क्लासिफिकेशन नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सेलिंग में डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, सिंपल एज दैट, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस इंकर किए इन ऑर्डर टू मेक द सेल। डिस्काउंट अलाउ आप करते हो क्योंकि सेल करने के भी बाद, ठीक है। वो तो सेल करने के बाद आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो कि जब डेटर सेल हो गया, डेटर ने टाइम ले लिया और अब डेटर पेमेंट लेकर आया, तो फिर आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। ये तो सेल्स की बहुत बात की बात, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं रिपीट नहीं करी, अगर अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो काइंडली लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जनाब। Purchase discount is not discount received, purchase discount is trade discount. परचेजिंग के टाइम पे जो डिस्काउंट होगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा, वो तो रिकॉर्डिंग होती ही नहीं। डिस्काउंट अलाउड इज अ पार्ट ऑफ योर एडमिन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी क्लासिफाइड एज अदर इनकम। दैट्स इट। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें आ जाती है। तो यहाँ पे इन अदर वर्ड्स ये जो हम परचेजेस की फिगर ले रहे हैं ना, बस बात ये थी कि दिस विल बी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होगा और इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी डिस्काउंट अलाउड नाम की आपको चीज नजर नहीं आनी चाहिए। दिस इज नॉट अ फैक्ट्री ओवरहेड, दिस इज नॉट अ रॉ मटेरियल कॉस्ट, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी डिस्काउंट अलाउड जो आपका वो है क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट,
ठीक है, तो कैश डिस्काउंट इधर कहीं पे भी नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉस्ट बिहेवियर किया था। अब हम जल्दी से आ जाते हैं, मैं इसी तरह से करूंगी 8:30 तक आपकी क्लास इंशाल्लाह, ठीक है। तो बिफोर गोइंग ऑन टू आर मेन जो चैप्टर है हमारा मटेरियल का, बच्चे यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट यहाँ पे नेट ऑफ होके आएगी ना, तो ये 2,10,000 रुपए, ये देखिए 2,10,000 रुपए का जो आपको परचेजेस आ रहा है, जिससे इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो हो सकता है कि ओरिजिनल लिस्ट प्राइस जो है वो रॉ मटेरियल की थी 2.5 लाख रुपए, आपको 40,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने 2,10,000 रुपए ही नेट ऑफ लिखना है यहाँ पे, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट की अलग से कोई फिगर अलग से आपको नजर नहीं आनी चाहिए कहीं पे, है ना, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये बिल्कुल बेसिक डिस्कशन है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट अगेन, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। अभी मैं चैप्टर ई को हल्का सा टच कर रही हूँ, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। अगेन हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं अपनी, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम इस तरह से लिंक आउट करेंगे। तो मटेरियल पर आने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज को देख लें कि हमारे पास जब हम एक कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का किस तरह से हिसाब किताब चलता है, उसी से फिर हमें समझ में आएगी कि हम लोग क्या कहते हैं मटेरियल की किस तरह से हमने अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो थोड़ी बेसिक डिस्कशन पे हम आ जाते हैं मटेरियल्स की। बेसिकली हम मटेरियल्स का चैप्टर स्टार्ट एक किस्म का कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम मतलब करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, किसी भी मैन्युफैक्चरर का के पास मैक्सिमम 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, है ना। पैक का है, there are 3 types of inventories for a manufacturing entity, and since we're studying cost and management accounting, we have to focus on a manufacturing concern, ठीक है। अच्छा जी, मैं अगर आपसे ये पूछूं, अब हम जाहिर सी बात है, अब हम टेक्निकल डिस्कशन ही डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कुछ लफ्जों में ये समझा दें कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, मुझे एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट जो एक आप लोग को खास पढ़ाया जाता है FR1 और इंट्रो में, व्हाट एक मुझे जो मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा कि कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में चीजें लिस्ट डाउन करने के बाद मैं एक लाइन लिखवाती हूँ जिसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। व्हाट इज दैट लाइन? और ये कॉन्सेप्ट मैं FR1 में हमेशा डिस्कस भी करती हूँ। इनफैक्ट इंट्रो में भी डिस्कस करती हूँ। हाँ जी, व्हाट इज दैट? नहीं जी, उम्मे हबीबा ने तो फॉर्मूला किसी चीज का दे दिया, जो चीज एंटिटी के लिए यूज होता है फिनिश गुड बनाने के लिए। नहीं जी, कॉस्ट टू ब्रिंग ए अरसलान, वेरी गुड, यूर ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन आपने कंप्लीट नहीं किया। ऑल द कॉस्ट इनकम फ्रॉम परचेज, बिल्कुल ठीक दिलशाद, लेकिन उसको थोड़ा सा वर्डिंग इसकी ठीक करेंगे। अरसलान एंड दिलशाद आर ऑन द राइट ट्रैक। हम क्या कहते हैं, अगर हमें एग्जैक्टली, वेरी गुड मोहम्मद उस्मान तुफैल, वेरी गुड, अगर हम एक स्टेटमेंट में किसी को बताना चाहें कि भाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या चीजें कॉस्ट इनकर होंगी, मतलब ऐड होंगी। अब मोहम्मद बिलाल ने एग्जांपल्स दे दी, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लेकिन ये तो सारी एग्जांपल देते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक लाइन में रूल कोई बता दे कि ऐसी हमें किस तरह से जज करूंगी कि ये कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनेगी या ये एक्सपेंस आउट होगी, व्हाटसोएवर, राइट। तो वो मैं क्या करूंगी, and what is meant by usable condition?
जाए, इस सिचुएशन में मुझे मतलब उस कंडीशन में लेकर आना है, तो मैं क्या कहूंगी, उस पॉइंट तक जब तक वो यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाता, उस पॉइंट तक जितनी भी मैं उस कॉस्ट इनकर कर रही हूँ उस रॉ मटेरियल के ऊपर, वो मेरा क्या हो रहा है, वो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, वो मेरे इन्वेंट्री की कॉस्ट बनती जा रही है रादर देन बीइंग एक्सपेंस आउट। और जैसे ही वो रॉ मटेरियल जो है necessarily incurred to bring the asset into usable condition. All costs necessarily incurred to bring the asset into usable condition. ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया रॉ मटेरियल का। व्हाट अबाउट अब फिनिश गुड्स पर आ जाते हैं, वर्किंग प्रोसेस पे आएंगे, फिनिश गुड्स पर आ जाते हैं। इसी को हम थोड़ा सा ऑल्टर करें, all costs necessarily incurred to bring the inventory into saleable condition। ठीक है, तो जब तक वो इस कंडीशन में नहीं आ जाती कि हम उस इन्वेंट्री को सेल कर सके, तब तक जितनी भी आप कॉस्ट इनकर करेंगे वो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। उसके बाद अगर आप कोई कॉस्ट इनकर करते हैं, इसको भी हम डिस्कस भी करेंगे हल्का फुल्का, उसके बाद अगर आप कोई कॉस्ट इनकर करते हैं तो फिर वो मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेंस आउट ही होगा, वो सेलिंग एक्सपेंस का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, इन्वेंट्री बेसिकली एसेट ही है, तो मैं इन्वेंट्री लिखूं या एसेट लिखूं, एक ही बात होगी। गोडाउन रेंट, अब डिपेंड करता है कि गोडाउन किसका है, रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है या फिनिश्ड गुड्स का वेयर हाउस है, किसका है वेयर हाउस। किसी में भी रॉ मटेरियल में एसेट लिखे, इन्वेंट्री लिखे, इन्वेंट्री एसेट ही होता है। हाँ जी, गोडाउन रेंट का जिन्होंने सवाल पूछा था, मुझे ये बताया कि किस चीज का गोडाउन की पूछ रहे हैं आप, रॉ मटेरियल के गोडाउन की या फिनिश्ड गुड्स के गोडाउन की। चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, दो तीन चीजें वो मैं आपसे, वर्क इन प्रोसेस तो कुछ भी नहीं है ना, वर्क इन प्रोसेस तो वो इन्वेंट्री है जो जिसके ऊपर अभी तक प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुई है ना, उसमें अभी भी चीजें बाकी है, इसको मैं लिखवाती हूँ, इसका पहले लिख ले, इसमें भी यही है, ऑल कॉस्ट जी बिल्कुल, वर्क इन प्रोसेस तो कोई गो डाउन होगा नहीं ना, वर्क इन प्रोसेस तो फैक्ट्री में ही पड़ा हुआ है, उसके लिए तो कोई गो डाउन नहीं चाहिए। तो पीरियड के एंड पे जो आपका कट ऑफ डेट है, उस डेट पे जितनी भी आपने कॉस्ट इंकर्ड की है टू ब्रिंग इट इनटू एन इनकम्प्लीट, यू नो, जो भी आपकी जिस भी पोजीशन में भी मौजूद है, जिस भी कंडीशन में वो मौजूद है, उस कंडीशन में लाने के लिए जितनी भी आपने कॉस्ट इंकर की थी वो आपकी वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनेगी। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल है, अब अगेन ये चीजें आपसे मैं पूछती हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि रॉ मटेरियल का वेयर हाउस, ये हम देखेंगे बच्चे आगे जाके, वर्क इन प्रोसेस का एक्सटेंट क्या होगा, इधर अ गुड फिनिश वर्क इन प्रोसेस, ये तो वैसे ये वाली बात तो वो है ना, अगर आपका वो फाइनल हालत में आ गया तो फिनिश गुड, उसके ऊपर अगर कोई और प्रोडक्शन नहीं करनी, उसको अगर नहीं वो कुछ करना तो फिनिश हालत में फिनिश गुड है। ठीक है, नहीं जी, गोडाउन सिर्फ फिनिश गुड का नहीं होता, ये किसने कह दिया, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको अभी प्रोडक्शन नहीं है, अभी भेजना नहीं, मैंने खरीद के रख लिया अपने पास, तो मैं उसको कहाँ रखूंगी, वेयर हाउस में रखूंगी, स्टोर में रखूंगी रॉ मटेरियल के। ठीक है, और फिर जब जरूरत पड़ेगी, हाँ जी, ये समझे कि कॉस्ट फ्लो वाला भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट में और लूंगी तो उसमें हम कॉस्ट फ्लो इंशाल्लाह स्टार्ट करके फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बात बताइए कि रॉ मटेरियल वेयर हाउस रेंट, अच्छा जी मैं लिख नहीं रही अभी, ठीक है, सिर्फ मैं कह रही हूँ, मुझे जरा देखकर बताइए रॉ मटेरियल वेयर हाउस रेंट जो है वो क्या
मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, या फिनिश्ड गुड्स की मतलब वर्क इन प्रोसेस या फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। जी, क्या रॉ मटेरियल वेयरहाउस रेंट रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑफ परचेज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, जितने लोग कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, मुझे बात बताइए, क्या रॉ मटेरियल का वेयरहाउस रेंट, क्या आपने रॉ मटेरियल का जो वेयरहाउस रेंट पे लिया है, इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू यूजेबल कंडीशन? एग्जैक्टली आप रॉ मटेरियल का जो वेयरहाउस है उसको रेंट पे लेंगे आफ्टर परचेजिंग द रॉ मटेरियल एंड आफ्टर ब्रिंगिंग इट इनटू यूजेबल। ये वेयरहाउस तो आप ले रहे हो इंटरमीडियरी के तौर पे, भाई फैक्ट्री में जाने से पहले जी अभी उसका जरूरत नहीं पड़ी तो उसको हमें रखना पड़ गया। तो ये यूजेबल कंडीशन में आने के बाद की बात है कि आप फिर वेयरहाउस लेंगे टू कीप द रॉ मटेरियल बिफोर इशूइंग इट टू द फैक्ट्री। बात समझ आई? तो क्या हो गया, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसका एलिमेंट आ जाएगा थोड़ा बहुत वर्क इन प्रोसेस में, और अल्टीमेटली जब वो फिनिश्ड गुड्स बन के निकलेंगी तो वो फिनिश्ड गुड्स का पार्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? अब मुझे ये बताइए, फिनिश्ड गुड्स का वेयर हाउस रेंट, अभी इससे आते हैं पैकिंग के ऊपर भी आते हैं। फिनिश्ड गुड्स का वेयर हाउस रेंट, अब एक आपने वेयर हाउस लिया हुआ है रेंट पे, जिधर आप प्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाती है फिर जो आइटम्स प्रोड्यूस होके निकलते हैं उनको आप स्टोर करते हैं बिफोर सेलिंग। अब बताइए, क्या ये मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं, ना रॉ मटेरियल का इससे ताल्लुक है ना वर्क इन प्रोसेस का इससे ताल्लुक है। ना वर्क इन प्रोसेस का भी, ये तो फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन के बाद की बात है। अब सवाल ये होता है, क्या ये फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। दिस इज योर सेलिंग एक्सपेंस, दिस इज नॉट योर प्रोडक्ट कॉस्ट एट ऑल। ठीक है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है ही नहीं, ये पीरियड कॉस्ट है। क्यों? फिनिश्ड गुड सेलेबल कंडीशन में आ गया। ठीक है, फिनिश्ड गुड सेलेबल कंडीशन में आ गया। अब हमें सिर्फ इंतजार है कि कस्टमर आए और इसको खरीद के ले जाए। अब वो कस्टमर आ ही नहीं रहा तो हमने वेयरहाउस रेंट पे ले लिया। क्लियर हो गई बात? तो आप फिनिश्ड गुड का, अगर तो कस्टमर आ जाता तो क्या मुझे बताइए वेयरहाउस के लेने की जरूरत पड़ती? नहीं, है ना, जरूरत नहीं पड़ती। राइट, वेयरहाउस तो आपने इसलिए लिया, प्रोडक्ट 100% completely ready है, we're just waiting for our customer to pick it up or we are waiting for the customer to come and buy it. Is that clear? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कोई दूसरे तक ताल्लुक ही नहीं है, सीरियसली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, उसमें भी यही होगा, अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी तो उसमें भी पहले सारे आइटम्स 100% कंप्लीट होंगे, सेलेबल कंडीशन में आएंगे, फिर हम स्टोर करते रहेंगे। ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ ना कि आपने अपनी प्लानिंग से जो आपने जो डिमांड है उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दी। तो ठीक है, 100% कंप्लीट करके सेलेबल कंडीशन में लाने के बाद उसको वेयर हाउस में रखेंगे। ठीक है, अब एक सवाल आता है, व्हाट अबाउट पैकिंग कॉस्ट? पैकिंग कॉस्ट क्या हमारी फिनिश्ड गुड का पार्ट, कॉस्ट का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? अब मैं इसको जरा कंप्लीट करूंगी कि मुझे जल्दी से ये खत्म करना है। हाँ जी, मोस्टिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट? अच्छा जी, दो एग्जांपल्स देती हूँ। ठीक है, मेरी परचून की दुकान है
और उसमें मैं पत्ती भी बेचती हूँ, ठीक है, पत्ती भी मैं बेचती हूँ। अब पत्ती जो है टी यानी कि, राइट, आई कैन सेल द टी विदाउट properly packing it because I do not have any brand name, है ना, मैं खुली पत्ती बेचती हूँ। तो उस सेंस में क्या होगा, जो भी पैकिंग होगी, अगर मैं उसको पैकेजिंग उसकी करती भी हूँ, यानी कि कोई मेरे पास कस्टमर आता है, वो मुझे पहले ऑर्डर प्लेस करता है, फिर मैं उसको किसी मतलब थैले में उसको मैं बांध के उसको पत्ती दे देती हूँ, तो वो जो थैले का छोटा मोटा पैकिंग एक्सपेंस है वो मेरा सेलिंग एक्सपेंस कहलाएगा। यानी कि पैकेजिंग करने से पहले ही अगर मेरी सेल हो जाती है, ठीक है, कस्टमर आके उस चीज को खरीद लेता है पैकेजिंग से पहले, तो वो सेलिंग एक्सपेंस है। अब मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे नहीं पता कि टपाल इन इटसेल्फ कंपनी है क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं टपाल की मैन्युफैक्चरर हूँ, फैमिली मिक्सचर। अब मुझे बताएं, उस केस में जब मेरा प्रोडक्ट बिकता ही बिकॉज ऑफ द डब्बा पैक है ना, जब मेरा प्रोडक्ट बिकता ही डब्बा पैक है, मेरा कस्टमर आता है एंड ही और शी परचेजेस द डब्बा पैक, तो फिर वो मेरी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड का पार्ट बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक इम्पोर्टर हूँ, या चले मैं समझ ले इम्पोर्टर, चले मैं इसे समझाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग से हट के सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, मैं जो हूँ चाइना से एक चीज मंगाती हूँ, ठीक है, चाइना से मैं कोई प्रोडक्ट मंगाती हूँ और वो जब मेरे पास प्रोडक्ट पाकिस्तान में आता है तो उसका जो डब्बा है ना वो चाइनीज में होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेल दैट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान मुझे उसकी पैकेजिंग चेंज करनी पड़ती है और उसके ऊपर मेरा कॉस्ट इंकर होता है। मैंने उसको इंग्लिश या उर्दू में उसकी पैकेजिंग करती हूँ। अब मुझे बताइए, क्या ये जो कॉस्ट ऑफ रीपैकिंग है वो मेरा सेलिंग एक्सपेंस होगा या मेरी फिनिश गुड का पार्ट बनेगा? फिनिश्ड गुड्स का पार्ट बनेगा। क्यों? बिकॉज द एसेट कैन नॉट बी सोल्ड, द इन्वेंट्री कैन नॉट बी सोल्ड अंटिल आई रीपैक इट। बात समझ आई? इंपोर्टर वाले केस में रीपैकिंग कॉस्ट विल बी अ पार्ट ऑफ माय फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि मैं वो आइटम नहीं बेच सकती पाकिस्तान में जब तक मैं रीपैकिंग ना करूं। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू सेलेबल कंडीशन आई विल हैव टू रीपैक इट फर्स्ट, तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब बात समझ आई? तो उस सिनेरियो में क्या होगा, प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट पैकिंग, so it will be become a part of my finished good now। कि मैं उसको चाइनीज में डब्बा रख के मैं उसको बेच नहीं सकूंगी, कोई कस्टमर आएगा खरीदेगा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगी पैकेट पे क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको समझ में आ जाती है। चले जी, अब हम आ जाते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं अपना कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। अब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अब जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर हम जिक्र करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका जो पूरी जिंदगी फाइनेंशियल अकाउंटेंट की होती है वो किस पे शुरू होती है? वो ट्रांजैक्शन इनकर करने पे शुरू होती है। दिस इज चैप्टर नंबर ई, बैंक क्वेश्चन बैंक। आई विल अपलोड इट। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं अगर आपको क्या बात कर रही थी मैं, हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटेंट की जो जिंदगी है, बच्चे वे थ्रू विद दिस डिस्कशन नाउ। राइस के सैक्स होते हैं क्या? अब वो अगर एंटिटी का ये है कि वो प्रॉफिट, इस तरह हमारे पास जो ब्रांडेड राइस सैक्स होते हैं, ठीक है, उसमें वो राइस खुली तो नहीं बिकती ना, वो बिकती ही उस फॉर्म में है। ठीक है, कस्टमर आता है और वो ब्रांड नेम उसका देख के, उसकी पैकेजिंग देख के चीज खरीदता है, तो फिर इन दैट केस द पैकेजिंग विल बी अ पार्ट ऑफ योर फिनिश कॉस्ट ऑफ योर फिनिश। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर खुली राइस पड़ी हुई है कहीं पे, आप उसको परचेज करते हो और फिर उसके बाद जो है वो जो शॉपकीपर है वो उसको किसी सैक में डाल के देता है, तो दैट इज गोइंग टू बी योर सेलिंग एक्सपेंस। इसी तरह ऑयल खुला भी बिकता है और ऑयल टिन में भी बिकता है ना। तो जो टिन वाले जो ब्रांडेड टिन हैं उनके अंदर क्या होगा कि जी वो जो टिन है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ फिनिश। ऑन द अदर हैंड अगर कोई खुला ऑयल बेच रहा है, ठीक है, और पैकेजिंग हो रही है, पहले कस्टमर आता है खरीदता है ऑयल और फिर उसको जो है वो पैकेजिंग करके दी जाती है, दैट विल बी योर सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट की जिंदगी जो है वो ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो भी फाइनेंशियल सिर्फ, नॉन फाइनेंशियल नहीं, बिकॉज हमने ये चीज पढ़ ली थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग की सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही अकाउंट फॉर होती है ना। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकर होती है, वो उसको जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करता है,
जनरल जर्नल से जनरल लेजर में रिकॉर्ड करता है, जनरल लेजर से जाता है वो ट्रायल बैलेंस में, और उसकी इख्तिताम होता है, उसकी जिंदगी का साइकिल जो है वो इख्तिताम पजीर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था आपका किस चीज का, बिल्कुल मैं 2 मिनट और लूंगी, ठीक है। ये आपने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटेंट का जो साइकिल होता है। ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट अकाउंटेंट का जो पूरा रूटीन होता है, जो साइकिल होता है, वो इन 4 स्टेप्स पे बेस करता है। एक्विजिशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इशुएंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स और सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये जो है उसकी जिंदगी वहां पे शुरू होती है और खत्म कहाँ पर होती है, जब अल्टीमेटली फिनिश्ड गुड्स सेल होता है। अब आप लोगों का ये आज मैं अपलोड करूंगी, आप लोगों का जो होम असाइनमेंट है वो ये है कि ये कॉस्ट का ये जो साइकिल है ये तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करा दूंगी कल, ठीक है। परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम्स इज समथिंग जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये चैप्टर ए है मटेरियल का, जो हमारा मेन चैप्टर है जो हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। आप लोगों का टास्क ये है कि यू हैव टू रीड दीज एरिया, जितना भी है ना, जर्नल एंट्रीज हो गई, ठीक है, इनको आपने रीड करना है। परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है ये आपने रिवाइज करना है। तो ये जो जर्नल एंट्रीज तक का काम है ये आप लोगों ने करके आना है कल, ठीक है। तो कल जो है मैं इसको सिर्फ एक दफा गो करूंगी ताकि इसमें हमें ज्यादा टाइम ना लगे। बिल्कुल ये इंट्रो वाली है। अब इसमें कुछ चीजें जो आपको समझ में नहीं आएंगी, जैसे ये है, ठीक है, यूजेज है। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पीरियोडिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, परपेचुअल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये क्या चीज है। तो मैंने ये करना है, सिर्फ आपने इसको रीड करना है, जो प्रॉब्लम एरियाज उनको हाईलाइट करना है। कल तो मैं लेक्चर जब दूंगी तो फिर इसका मतलब है मुझे फिर बेसिक्स पे, जैसे आज मैंने ट्रेड डिस्काउंट उसका सारा मैं चलेगी, तो उसमें मुझे जाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे। कॉस्ट साइकिल जो है ये मैं अपलोड अभी नहीं करी क्योंकि इसके ऊपर अभी हम नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं करती, वरना आप इसमें जाके इसको रीड राड करके सारा जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई बी अपलोडिंग जस्ट मटीरियल का चैप्टर ए पे। जब मैं कल थोड़ा बहुत इसको हम कर लेंगे तो चैप्टर ई भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चले जी, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल आपका आंसर होने से रह गया हो। डिस्टॉर्शन का मैंने बच्चे डिस्कशन इसका खासा हो चुका है क्लास के शुरू पे। थोड़ा सा आप लोगों से कोऑपरेशन की मैंने गुजारिश की है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, वरना ये फौरन से मसला रिजॉल्व हो जाता। जिंदगी में कभी मैं सुबह 7 बजे शायद नहीं उठी होगी, आप लोगों की क्लास के लिए मुझे उठना पड़ता है। यहाँ पे 7 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, 7 to 8। तो ये मैं फजर के बाद से लगी हुई होती हूँ लैपटॉप के साथ कि किसी तरीके से ठीक हो जाए, कनेक्ट हो जाए, हेडफोन कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो लैपटॉप का थोड़ा ठीक है ना। तो the ones who want to leave you can exit the class। परपेचुअल और पीरियोडिक बता रहे तो बेटा परपेचुअल पीरियोडिक को हमने करना है, ठीक है। और अगर बेसिक्स में अभी कंफ्यूजन है तो वो मैं आपको फिर अलग से बता दूंगी क्योंकि उस पर हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। उस पर टाइम हमने नहीं वेस्ट करना। मैं दोबारा से आपको परपेचुअल पीरियोडिक तो नहीं, हम लोग क्वेश्चन ऑब्वियसली बातें करेंगे तो वो उसमें होपफुली आपका क्लियर हो जाएगा। तभी उसको हम स्टार्ट, अभी तक जितना किया उसमें कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लें। ठीक है, कल करेंगे ना स्टार्ट, तो फिर देख लीजिएगा। चले जी, I'm assuming कि कोई मसला नहीं है किसी को। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।